मेरे आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's wait for 2 minutes so that 16 people has joined. So let's wait for 2 minutes so that more people could join. Okay. And then we will start. हाँ, तो 25 पीपल ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम लोग अपना क्लास शुरू कर देते हैं। ठीक है। हमने डायोड कवर कर चुके हैं, जो डायोड का था, सेमीकंडक्टर डायोड। अब हम लोग डायोड का एप्लीकेशन यूज करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल डायोड अगर कुछ है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग डायोड का एप्लीकेशन शुरू करते हैं, जहाँ पर हम लोग कि डायोड को किस तरह से काम करते हैं या डायोड को कहाँ कहाँ पर एप्लीकेट कर सकते हैं, इसके बाद बारे में बात करेंगे। लास्ट डे हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग कैलकुलेशन किए थे। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का कुछ एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का कुछ कैलकुलेशन बाकी है, वो मैं पहले कर देता हूँ, उसके बाद मैं डायोड का एप्लीकेशन पे जाऊंगा थोड़ा। तो आज शुरू करते हैं हम फॉरवर्ड रेजिस्टेंस से। एसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ चुका है, उसका इक्वेशन भी हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं। आज थोड़ा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में, एसी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि डायोड का दो रेजिस्टेंस है, एक का नाम है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और एक रिवर्स रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से भाग करते हैं, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक है डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग स्टैटिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और दूसरा है एसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो लास्ट डे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है उसका एक तस्वीर ड्रॉ किया था। आप लोगों को अगर वो आप लोग भूल चुके हैं तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखाना चाहता हूँ। एक मिनट आप लोगों को दिखाते हैं।
Just a minute. Give me time. सुनाई दे रहा है? तो आप लोग स्क्रीन को देख सकते हैं? हेलो, No, sir. एक मिनट। तो लास्ट दिन हमने ये पढ़ाया था डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड एसी। आप देख सकते हैं आप? यस सर। हाँ, तो हम लोग डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस वहां पर हमने ड्रॉ किया था। तो आर यू लिसनिंग? ओके, सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और जो हमारा जो एसी फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में मैंने लास्ट बार बात किया था। मैं उसको शेयर कर सकता था, पर वो छोड़िए, फिलहाल मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ, एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। अब व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, तो हमने ड्रॉ किया था लास्ट डे, ये मेरा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में मैंने ड्रॉ किया था जब मैंने स्टैटिक रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था। ये हमारा डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। यहाँ पर फॉरवर्ड करंट जा आई एफ, और ये हमारा वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ। तो हमने क्या दिया था, ये इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट जिसका नाम देते हैं। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर करते हैं, और ये अपना परपेंडिकुलर रहता है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। इसको बी पॉइंट नाम देते हैं, इसका ए पॉइंट नाम देते हैं, और ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जिसको हम पी नाम देते हैं। तो हमने क्या बोला था, आर एफ इक्वल्स टू वी एफ by IF. So that is equals to OA by OB. The static Fourier resistance from the curve at point P. Because it is a nonlinear shape of the diode characteristics, the value of RF depends upon the exact location of the operating point. So this is the exact location of the operating point.
So RF depends upon the exact location of the operating point on the curve. That typical value of forward static resistance RF is between 10 ohm to 50 ohm. So what is in between? In between 10 ohm to 50 ohm. So this is the static resistance RF. Okay, no problem. So now we are discussing, this is about our static forward resistance. Sorry. Very sorry. Now we will talk about dynamic forward resistance. And I have drawn it. Again, I am drawing. This was like this. And due to it is changing, alternating current is giving, AC current is there. So the operating point will be alternating. So like this, and 3 operating points we take 1, 2, 3, and then we have drawn this. So these are, let us now name them P dash or like this. This is the operating point P. This is DC. This is AB. And this is FE. This is VF here. This is IF here. So AC forward resistance can be written as change in voltage across diode. Can you hear me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Voltage across diode, but by resulting change in current through diode. Okay. So what will be the value? If P is the operating point, then
change in forward voltage, change in forward voltage equals to CE. Change in forward current is equal to DF, or RF means resistance forward equals to del of VF by del of IF. So because of the nonlinear shape of the forward characteristics, the value of a AC resistance, the value of AC resistance of a diode, AC resistance of a diode is in range of what? 1 to 25 ohm. Okay. So using diode current equation, I can write I equals to I0 into e to the power V by eta Vt minus 1. This is a diode current equation. So I can write IF equals to I0 e to the power Vf by eta Vt minus 1. Okay. So differentiating we get what we get differentiating? Anybody? What we will get? I am giving a star marks here and I am writing like this. dVf by dIf equals to eta into Vt by I0 e to the power Vf by eta into Vt. That is equals to eta into Vt by I plus I0. Okay.
eta into Vt plus by I into I plus I0. So that gives us the dVf by dIf equals to IF, sorry, IF, RF, sorry, RF. So I can write RF equals to, so I can write, again I am giving an asterisk, and I can write here RF equals to eta into Vt by 1 plus 10. For a forward bias greater than few tenths of volt, Vf by N into Vt. So NF, NVF, NVF by N into Vt is much greater than 1 for forward bias. So IF can be IF will be much greater than I0, and thus the dynamic resistance RF can be approximately written as RF equals to eta into Vt by IF. If Vt by N into Vt is much greater than 1, so IF will be much greater than I0. So thus dynamic resistance so thus dynamic resistance is this. Okay, so clear everybody? Clear everybody? Hello? Hello? हेलो, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? सर सुनाई दे रहा है? हाँ हेलो? सर हाँ, तो ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, so that is called the dynamic resistance. So from this equation, what I can tell? From this equation, we can tell that for forward bias, RF varies inversely with the current. So from the expression
it is clear that for forward bias, RF varies क्या बोला? It is clear for forward bias, RF varies inversely with the current IF. So at room temperature, Vt equals to how much? Vt is equal to 0.026 volt or 26 millivolt. Okay. So substituting eta equals to 1 and Vt equals to 26 millivolt, the last equation RF equals to 26 MV by IF milliampere. Okay, no problem with this. Any problem? No, sir. Okay, next is reverse resistance. The resistance offered by the diode in reverse bias is known as reverse resistance. Ideally, it is infinite. Physically, it is very large. It can be DC reverse resistance or AC reverse resistance, depending upon whether the reverse bias is a DC or AC. This reverse resistance is due to the existence of leakage current. In reverse bias voltage diode, the reverse bias resistance is very large compared to the forward resistance. Okay, the resistance offered by the diode is general. Okay, so if it can be DC reverse resistance or AC reverse resistance, depending upon the whether the reverse bias is DC and AC, the reverse resistance is due to the existence of leakage current in a reverse bias diode. So the reverse bias resistance is very large compared to the forward resistance. Anyone ambiguity? Okay, clear? Yes, sir. Okay. So let us take a numerical to express these conditions.
find AC resistance for a semiconductor diode having 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 a forward bias of 200 millivolt and reverse saturation current of 1 microampere at room temperature. So how to do the solution? Anybody, any hints? So room temperature means 300 Kelvin. Just a minute. Okay. So what is VT is given? VT is equal to 26 millivolt. That is equals to 0.026 volt. VF equals to 200 millivolt. That is equals to 0.2 volt. And I0 equals to 1 microampere. That is equal to 1 into 10 to the power minus 6 ampere. ओके ठीक है सबको. तो हम लोग क्या जानते हैं? आर एफ इक्वल्स टू ईटा वी टी बाई आई जीरो इंटू ई टू द पावर वी एफ बाई एन वी टी. That also replies RF equals to 0.026 by 1 into 10 to the power minus 6 into e to the power 0.2 by 0.026. Okay. So that becomes RF equals to 11.86 ohms. Answer. ठीक है, सबको समझ में आया ये न्यूमेरिकल? Yes, sir. ठीक है.
तो ये हो गया मेरा न्यूमेरिकल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायोड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो डायोड में दो तरह की कैपेसिटेंस होता है, एक है डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस और दूसरा है डिप्लीशन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो डायोड में दोनों तरह के कैपेसिटेंस है, एक है डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस, दूसरा क्या है डिप्लीशन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस। सो पहले हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस के बारे में। The capacitance which exists in a forward bias junction is called diffusion or storage capacitance. It is called diffusion capacitance to account for the time delay in moving charges across the junction at any position. Okay. So what is diffusion capacitance? The capacitance which exists in the forward bias junction is called the diffusion or storage capacitance. It is called diffusion capacitance to account for the time delay in moving charges and across the junction by difficult process. It is called diffusion capacitance to account for the time delay in moving charges across the junction by diffusion process. If it is forward bias junction, the applied voltage is abundantly reversed. Then forward current IF increases not now. In a forward bias junction, the applied voltage is suddenly reserved. The forward current IF ceases at 1, but a lot of majority carriers are left in the depletion region. This charge representation is stored charge in the reverse bias condition and should be removed from the space charged region. This removal of charges takes a finite time. सर आप लिख भी रहे हैं? हेलो सर आपका स्क्रीन जूम इन होगी। हाँ आप सही है सर। अच्छा, तो डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस क्या है? द कैपेसिटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन द फॉरवर्ड जंक्शन इज कॉल्ड डिफ्यूजन और स्टोरेज कैपेसिटेंस. It is called diffusion capacitance to account for the time delay in moving charges across the junction by diffusion process. So in a forward bias, what happens? Junction, in a forward bias junction, the applied voltage is suddenly reversed. So when the suddenly reversed, then the forward current IF ceases at 1, but a lot of majority charge carriers are left in the diffusion region. This charge represents a stored charge in the reverse bias condition and should be removed from the space charge region. This removal of charge takes a finite time. This effect is similar to the discharge of capacitor. Therefore, the amount of stored charge represent the magnitude of the diffusion capacitance can be expressed as C of D equals to tau into IF by
eta into Vt. Where CD is called the diffusion capacitance, and what is eta? Eta is equal to constant. What is the value of eta? Anybody? Eta equals to 2 for what? Silicon. Yes. And eta equals to 1 for Germany. Vt is the volt equivalent temperature. Number tau is the mean life of the carriers, mean lifetime of carriers. Carriers. I ERS. And IF is the forward current. Okay. Hence, the diffusion capacitance is directly proportional to the value of the forward current, IF. The typical value of the diffusion capacitance is about 0.02 microfarad. The effect of diffusion capacitance is negligible for reverse bias PN junction. तो इतना दूर किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं 2 मिनट आप लोगों को दे रहा हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं. Anybody has any confusion? No, sir. अच्छा, ठीक है. इसके बाद आता है आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद वो है डिप्लीशन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. वो तो डिफ्यूजन था, ये डिप्लीशन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. क्या बोले इसको? डिप्लीशन और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस. So if I draw the diagram of the depletion region,
So this is the depletion region. So let us take the two portion plate like this portion. No, let us do the dotted line, okay? So this is a plate, it is acting as a plate. This is also acting as a plate. And this is the in-between dielectric label, dielectric material. So when a p-n junction is formed, there exists a depletion region at the junction. This depletion region or layer consists of positive and negative immobile ions. This layer is non-conduction and hence acts as a dielectric medium. So it has positives and negative ions. So these are immobile ions. So if they are immobile ions, then if I don't give extra, means I am not giving extra supply, so they will be stayed like this. So this depletion region is a non-conductive region. So this non-conductive region acts as a dielectric medium between the P and N junction. The P region and N region acts as the two plates of capacitor because they have low resistance. Thus, two plates are separated by a dielectric medium, that is the depletion region. So these are the two plates, and this in between is the dielectric medium. So it is acting as a parallel plate capacitance. So the dielectric medium is the depletion layer. So dielectric medium is nothing but the depletion layer. Depletion layer. And these are two working as a plate. Why? Because they have low resistance. So as because they have low resistance, so they are acting as a plate. No problem. So the capacitance of a parallel plate capacitor, we know the capacitance of a parallel plate capacitor is equal to C equals to epsa into A by D, where E is, epsa is what? Anybody know what is epsa? Yes, anybody? What is epsa? Absolute permittivity. Yes, permittivity of the dielectric medium. So this is the permittivity, T-T-I VITY, permittivity of dielectric. A is the area. A is the area of plates. And what is D? D is the distance between the plates. Distance between the plates. Since the depletion with D increases with the increase in reverse bias voltage, the depletion capacitance should decrease with increase in reverse bias. In other words, the depletion capacitance dominates in reverse bias. So it can be written as CT, it can be written as CT equals to K by
root over V. What is where K is constant? Where K is constant. And it is can be drawn as the graph so I am drawing a graph this sorry okay okay so like this so this is the capacitance C in picofarad. Okay, this is the applied bias. Applied bias. Okay, let this the value 12, 8, -4, 0, 0.20, 0.30, like this. This is V. So this is reverse bias capacitance, this side. Capacitance. Denoted by CT, and this is forward bias capacitance denoted by CD. Denoted by CD. Okay. So this is diffusion capacitance and depletion relay capacitance versus applied bias voltage for a diode. What is the graph? Diffusion capacitance and depletion rear capacitance versus applied bias voltage for a diode. Clear? Clear, everybody? Yes, sir. Okay. So up to now, any problem? Up to now, any problem? No, sir. Okay.
So let us see your syllabus. So in this syllabus, you can see working characteristics and diode equation application of diode have been done. So now we will go for the rectifier. In the rectifier, this version. So now we will start with this portion, the shaded portion. What is this? Rectifier, half-wave, full-wave, bridge rectifier, Zener diode and its application, director diode, Schottky diode, regulated power supply using Zener diode, and regulated IC, LED photodetector. So now this portion will be started. Okay. So that is 21st is your exam, and the routine will be soon published. 21st from 10 to 11. I think your exam is basic electronics. There will be a common question for 3 departments: computer science, electrical, and EC. So this will be the syllabus. The first module and the second module. Full will be the syllabus. Okay, next day we have a class. So the full wave and the half wave rectifier and the Zener diode and its application will be completed in that. And Monday we will also have a class. So we will complete something, etc. And this Schottky, varactor, for LED photodetector, these things I will give the notes because there is nothing much for to be written on this. Okay. So next we will go to the, yes. सर फर्स्ट मॉड्यूल सर हम लोग का कंप्लीट फर्स्ट मॉड्यूल तो तुम्हारा मैडम ने कल कंप्लीट कर चुका था. तुमने बोला था कि डायोड तक प्रॉब्लम है, डायोड थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने डायोड से शुरू किया था. तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जब फर्स्ट मॉड्यूल था और सेकेंड मॉड्यूल का जो ये अप टू पीएन जंक्शन था, वो तो आई थिंक मैडम ने कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि मैडम ने वो क्लास लेते थे. पीएन जंक्शन तुम्हारा हो गया था, फिर भी तुमने बोला कि कुछ कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने पीएन जंक्शन डायोड से शुरू किया था. कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड इक्वेशन इतना तक कर दिया. एप्लीकेशन ऑफ डायोड शुरू करेंगे जहां पर रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज, जेनर डायोड एंड इज एप्लीकेशंस, वैरेक्टर डायोड, Schottky, regulated power supply यूजिंग जेनर डायोड एंड रेगुलेटेड आईसी, लेड फोटो डिटेक्टर. ये होगा. उनमें से जो लास्ट पर्सन जो है आपका वैरेक्टर डायोड है, Schottky डायोड है, regulated power supply using जेनर डायोड. आई विल टेल इट. वैरेक्टर डायोड, Schottky डायोड, लेड फोटो डिटेक्टर, रेगुलेटेड आईसी. इसके ऊपर सिर्फ ये थ्योरी है, इसीलिए इसके ऊपर सिर्फ नोट दे देंगे क्योंकि इसको कोई डिस्क्रिप्शन देने के लिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट थ्योरी है. आपको वो शॉर्ट नोट्स आता है इसके ऊपर. Schottky डायोड क्या है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है, या लेड के ऊपर एक शॉर्ट नोट्स लिखो, या वैरेक्टर डायोड के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, या फोटो डिटेक्टर ऊपर एक शॉर्ट नोट्स. ऐसा ही आता है और कुछ नहीं. हाँ, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में प्रॉब्लम आ सकता है, उसका समझने में चाहिए. जेनर डायोड में आपको समझ पाएंगे, वहां पर एवलेंस इफेक्ट है, हॉल इफेक्ट है. रेगुलेटेड पावर सप्लाई सर्किट है, कैसे जेनर डायोड दिए रेगुलेटेड पावर सप्लाई बनाते हैं. रेगुलेटेड आईसी के सब रेगुलेटेड आईसी वो नहीं है, अलग है. तो बाद बाकी जो थ्योरी पोर्शन है उसका मैं नोट्स दे दूंगा और तुम
आप लोग, आपका जो गूगल क्लासरूम मैंने दिया था, आपका शायद गूगल क्लासरूम मैंने करे, आपने गूगल क्लासरूम किया था ना? मैं आप लोग नो टीच सर। मिनट्स, आपको तो टीच मिनट से ही सब कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और जो क्लास वर्क कर रहा हूँ उसको भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा नोट भी दे दूंगा आप लोगों को, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नोट है मेरा वो भी आपको टीच मिनट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम वापस चला जाते हैं हमारा। सर हाँ, सर मैम सर हाफ ही पढ़ाई थी फर्स्ट मॉड्यूल। मैम बोली थी कि सेकंड मॉड्यूल के बाद मल्टीमीटर और जो डिवाइस है कंपोनेंट है वो सब पढ़ाई। देखो बहुत टाइम मैडम ने पढ़ाया था, इतना चीज अगर प्रॉब्लम होता तो सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। और फिर मल्टीमीटर के बारे में, मल्टीमीटर और जो तुम्हारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो तो तुम लैब में भी देख सकते थे, और वहां पर मैं भी आप लोगों को डिस्क्राइब किया था कि मल्टीमीटर सीआरओ के बारे में। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी मच मोर फॉर दैट थिंग। आप वहां से मिल सकते हैं, और अगर आपका प्रॉब्लम हो तो मैं उसका भी नोट दे दूंगा आपको, क्योंकि मैं अब वापस उतना देर पीछे नहीं जा सकता हूँ अब, क्योंकि हमको सिलेबस भी खत्म करना है, सामने पूरा ट्रांजिस्टर बाकी है जहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मल्टीमीटर और सीआरओ से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। फिर भी आप लोग जो बोले इसीलिए मैं आप लोगों को नोट भी सप्लाई कर सकता हूँ, पर वो खुद को पढ़ना है। और लैब में भी आप लोगों को एक्सप्लेन हुआ है मल्टीमीटर और सीआरओ के बारे में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो लैब सेशन में आप लोग एक फिर से बोलेंगे और को सर को कि एक बार एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे तो लगा था कि मल्टीमीटर और सीआरओ के बारे में आपको लैब सेशन में काफी जानकारी मिल चुका है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऑर्गो सर को बोलना, मैं भी वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा लैब सेशन में। एक दिन थ्योरी ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ एन डायोड। सो डायोड एज एन रेक्टिफायर हम लोग शुरू करेंगे। सो व्हाट इज रेक्टिफायर? Rectifier, what is rectifier? First it is will come, and why we use rectifier first it will come, and then we will discuss about diode as a rectifier. So can you tell me what is rectifier? Converting AC to DC, sir. Hmm. Do you know what is PIV, peak inverse voltage? कैसे? Peak inverse voltage.
The maximum value of reverse voltage that PN junction or diode can withstand without damaging it is called peak inverse voltage. I have already told that thing. फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बोल दिया. That is called peak inverse voltage. पावर सप्लाई, आप जानते हो पावर सप्लाई क्या होता है? जहां पे पावर सप्लाई किया जाता है, तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग चलाते हैं उसमें एक कॉमन चीज है, वो है पावर सप्लाई. अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइस देखेंगे तो उसमें पावर सप्लाई मस्ट है. मीन्स वी हैव टू यूज पावर एज मस्ट थिंग, वी हैव टू सप्लाई द पावर. इसीलिए बिजली बहुत ही जरूरी चीज है. वी नीड करंट फॉर द पावर. And electrical and electronics devices need a power for its operation or for its conduction. So power supply is a very, very important thing for electrical and electronics machine. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल मशीन हो वहां पर पावर लगेगा. पावर कैन बी इन डिफरेंट वेज. वी कैन यूज AC power supply, one can be. That means the current will be alternating, the current will be fluctuating, the current will be changed. There is DC or regulated power supply. Another, it can be battery. So anything can be used as a power supply. But DC power supply is also a battery. Okay. So alternating current, what is the problem or what is the helpful of it? The supply voltage varies sinusoidally. If you think upon AC voltage or AC power supply, the supply voltage varies sinusoidally and has a frequency of 50 Hz. It is used for lighting, heating, and electric motors. We can use that. But there are many applications, that is for electronic circuits, we need a regulated power supply. Regulated means constant power supply. That means there is no fluctuating part. Because for a sinusoidal signal, there is a, you can see a sinusoidal signal, and in a sinusoidal signal, there is a peak and down. So this is the maximum voltage, and this is the minimum voltage. This is the maximum, this is the minimum. So it will alternate all the time. So sometime it will give you 50, sometime it will give you minus 50, sometime it will give you 50. So it will be always fluctuating. So for a motor, for a heating something, for lighting something, we'll need this type of power supply, no problem. But for sensitive devices like the electronics devices are always sensitive devices. So for sensitive devices, we need to be having a regulated power supply, or we need to be having constant power supply. For that reason, this rectifier comes place. When DC supply is required, the main AC supply is rectified by using these diodes. What rectify? Rectify means to rectify the AC component. Because AC means there is a rippling, there is a non-regulation, non-regulated. So we are taking the AC supply, we are using the rectifier it is acting as a filter, and we are getting a generated supply or regulated power supply. So rectifier does what? It rectifies the power supply's AC component to turn it into a DC component.
or DC supply or regulated supply. So the ripple or the AC component in a particular power supply has been filtered by the rectifier circuit. So that's why we called for converting from AC to DC, we need a rectifier. Understand? Understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if I think of a power supply block, if I know about a power supply, the most of the devices in electrical equipments requires DC voltage. This DC voltage may be obtained with the help of dry cells or battery. We may also use eliminator instead of dry cells. This battery eliminator changes the AC voltage from mains into DC voltage and in the way removes the need of the dry cells. Today, almost all electronic equipments contains a circuit called power supply to change the mains AC into DC. The block diagram of the power supply is given below. So let us see the block diagram of a power supply. So this is one block. This is another block. This is another block. This is another block. Make it small. So like this we have to draw. This also is connected. This is also connected. This is connected. This is connected. And this is also connected. So this is AC mains. And this is 220 volt 50 hertz AC supply. The first block is known as transformer. The second is called the rectifier. The third one is called the filter. And the fourth one is called regulator. And the output will be regulated DC power supply. So this is regulated DC output.
So first position, what is transformer? The transformer steps up and step down the AC mains voltage according to the requirement of DC to the circuit. Sometimes it steps up and sometimes it steps down the AC mains voltage according to the requirement of DC to the circuit. And transformer also provides isolation. That is the work of transformer. What is the work of rectifier? Rectifier is the function of rectifier is to convert the AC voltage into DC voltage. So this is convert AC to DC. This one steps up and steps down the AC mains voltage. Filter, what is the use of filter? The DC output of a rectifier contains ripples. These ripples are removed by filter. So filter remove the ripples. Remove the ripples. And what is regulator? Regulator, if there is no regulator in the circuit, the DC output will change if either input voltage or load changes. Therefore, the function of the regulator is to provide constant DC voltage or regulated DC voltage irrespective of the change in the load or the input voltage. So it provides constant constant DC regulated voltage irrespective of the change in load or input voltage. Load or input voltage. Okay? Understand everybody? So repeat the regulator works. Yes, sir. क्या बोल रहे हो रघुवर बताओ? So regulator works repeat करिए तो उसको. अच्छा, तो हमारा जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई में 1 2 3 4 पार्ट होता है, 4 ब्लॉक होता है. पहले ब्लॉक का नाम है ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो मेन से एसी आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रहा है, उसको स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, जैसे हमारा डीसी वैल्यू का डीसी सर्किट का रिक्वायरमेंट है. तो ये है पहला ट्रांसफॉर्मर का काम. ट्रांसफॉर्मर और एक काम करता है, ये एक आइसोलेशन देता है, एसी से डीसी को एक आइसोलेशन मतलब आड़ाल करता है उसको, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शैडो करता है. नेक्स्ट है रेक्टिफायर. रेक्टिफायर का काम क्या है? रेक्टिफायर काम करता है एसी से डीसी वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए मुझे रेक्टिफायर चाहिए. नेक्स्ट है फिल्टर. अब डीसी जो वोल्टेज आता है उसमें थोड़ा पल्सेटिंग एसी रहता है. पल्सेटिंग एसी मतलब थोड़ा थोड़ा कंपन रहता है, एसी का फ्रीक्वेंसी रह जाता है. तो उसे पूरी एकदम छाकनी करने के लिए, उसको एकदम छाक कर निकाल देने के लिए, उसको एकदम पूरा प्योर करने के लिए हमको फिल्टर लेना पड़ता है. फिल्टर क्या करता है? रिमूव द रिपल्स. वो रिपल फैक्टर जो था, जो रिपल्स था, पल्सेटिंग डीसी था, एसी पल्सेटिंग एसी था डीसी के अंदर, उसको पूरा छाक कर बाहर कर देता है. फिर आता है हमारा रेगुलेटर. रेगुलेटर का काम क्या है ना? रेगुलेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है. अगर हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट लोड है, उसमें अगर चेंज हो, मतलब इनपुट वोल्टेज बढ़े या कमे, या लोड में लोड वोल्टेज बढ़े या कमे, ये अगर चेंज हो तो हमारा रेगुलर डीसी वोल्टेज का भी वैल्यू चेंज हो जाता है.
तो इसे कांस्टेंट बनाने के लिए जितना भी अपना क्या बोलते हैं इनपुट का वोल्टेज या अपना इनपुट का लोड जो है वो जितना भी चेंज हो, हमारा डीसी सप्लाई आउटपुट जो है वो किसी तरह पे उसको चेंज नहीं होगा या किसी तरह पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये देखने का जिम्मेदारी है रेगुलेटर को। ये कांस्टेंट डीसी रेगुलेटर सप्लाई देता है, क्योंकि हम लोग का कुछ भी डिवाइस है, कुछ डिवाइस है जहां पर हम लोग एक रेगुलेटेड सप्लाई लेते हैं, जैसे कि स्टेबिलाईजर, जैसे कि एसी में हम लोग एकदम रेगुलेटेड 230 वोल्ट का, अगर 220 वोल्ट का एसी है तो वो 220 वोल्ट का कांस्टेंट सप्लाई लेगा। उसका अगर 221, 225, 226, 227 ऐसा नहीं होगा। लोड जैसा आएगा कभी कभी तो चेंज हो सकता है, पर रेगुलेटर होने की वजह से वो वैल्यू, आउटपुट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। सर अगर रेगुलेटर नहीं लेंगे तब भी तो काम चलेगा ना सर? रेगुलेटर नहीं लगेगा तो काम चलेगा, पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खतरे में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खतरे में हो सकता है, क्योंकि अगर सडन लोड बढ़ गया, जहां पर तुम काम कर रहे हो, जिस घर पे तुम काम कर रहे हो वहां पर तुम्हारा डिवाइस में लोड ज्यादा आ जाएगा, डीसी वोल्टेज भी ज्यादा आ सकता है। ऐसा कि नहीं कि डीसी वोल्टेज कम हो सकता है, क्योंकि हमारा जो लोड होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो फिर जहां से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो ट्रांसफार्मर से लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता आता है, कभी कभी अगर लोड कम हो जाता है तो अपना लोड ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। कभी कभी अगर लोड ज्यादा हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, हो सकता है। तो जो डीसी वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई वोल्टेज, वो कभी कम हो सकता है, कभी बढ़ सकता है, उसमें चेंज आ सकता है। सर रेगुलेटर क्या करता है? लॉस कर देता है एनर्जी को? रेगुलेटर का काम है, रेगुलेटर उसको कांस्टेंट बनाता है। मतलब वो जो अप एंड डाउन चीज है उसको रोकता है। कैसे रोकता है? जब तुमको वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के बारे में बताएंगे तब पूरा डिटेल्स बताएंगे कैसे रेगुलेटर बना ये कम करता है। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू। सर अगर वोल्टेज डाउन रहेगा सर तो उस पर रेगुलेटर क्या करेगा सर? वोल्टेज डाउन रहेगा तो रेगुलेटर क्या करेगा मतलब? जैसे सर आप बताएं कि सर रेगुलेटर कांस्टेंट करंट को सर प्रोवाइड करता है, तो अगर वोल्टेज कम रहेगा तब सर? कैपेसिटेंस के काम करेगा, पहले से चार्ज कर कलेक्ट करके रखेगा, या ऑटो कट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को। अपने घर में फ्रिज नहीं होता, फ्रिज है ना, तो वोल्टेज, अगर वोल्टेज कम आता है तो रेगुलेटर क्या करता है? अपने पोजीशन चेंज करता है, खट खट करके आवाज होता है, सप्लाई वोल्टेज ज्यादा ले लेता है, उसको चार्ज करके रखता है। अगर फिर भी वोल्टेज कम हो गया तो ऑटोमेटिक शट डाउन कर देता है फ्रिज को। ये तो देखा सुना चीज है। अब तो मतलब पर्सनल लाइफ में भी देख सकते हैं ये सब चीज। ठीक है, तो दैट इज द रेगुलेटर पोर्शन। सर जीना डायोड जो सर वोल्टेज रेगुलेटर है सर, उसमें तो सर नेगेटिव वोल्टेज देना पड़ता है इनपुट में, मतलब रिवर्स पे काम करता है। हम जब जेनर डायोड के लिए बात करेंगे तभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। अभी इतना भाग रहे हो क्यों? भागना अच्छा चीज नहीं है। मैं तो एक एक कर कर आप लोगों को समझा रहा हूँ। अभी मैं नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड में नहीं गया, और आप अगर अभी जेनर डायोड के बारे में पूछेंगे तो आज जो पढ़ाना है, आज जो हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाना है तुमको, वो तो सस्पेंड हो जाएगा ना, क्योंकि जेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर पोर्शन आएगा और तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका पूरा जितना भी समस्या है, जितना भी कंफ्यूजन है, वो सब बात करूंगा। पर आज जो क्लास है उसमें हम लोग वोल्टेज रेक्टिफायर पढ़ना है। उसमें अगर रेगुलेटर का पार्ट है, मैं उसको आपको जस्ट समझाने के लिए समझा कर दिया है। उसके ऊपर अगर ज्यादा सवाल करोगे तो आज अगर जेनर डायोड पढ़ा देते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ना, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं तो कि जेनर डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि डिस्कस नहीं करेंगे।
शांत रखिए, आपका जितना भी कंफ्यूजन है उस दिन क्लियर हो जाएगा, पर अभी वो बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी हम लोगों को रेक्टिफायर का पढ़ना है, क्योंकि वी हैव अ लिमिटेड टाइम फॉर द क्लास। दिस डिस्कशन कैनॉट बी थ्रू आउट ऑल द डे। सो अगर आप अपना क्लास का जो टॉपिक है उससे अगर बाहर चले जाएंगे, हम बाहर जाते हैं पर इतना बाहर मत जाइए कि वापस आना टाइम हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि रेगुलेटर आपको जस्ट पढ़ा रहे, रेगुलेटर समझा नहीं रहे। A rectifier circuit is a circuit which is used to convert AC voltage into the pulsating DC voltage. A rectifier uses one or more diodes. Broadly, there are two types of rectifiers. One is called half wave rectifier. Number two is called full wave rectifier. So let us draw the circuit diagram of a half wave rectifier. यहाँ पर AC मेंस कनेक्टेड होता है, AC मेंस 220 volt supply and 50 hertz is the frequency. यहाँ पर आप सिंगल डायोड यूज कर रहे हैं, और ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं, इसका क्रॉस देख रहे हैं। VI इसको हम देते हैं, that is equals to VM sin of omega t, positive, negative, and this is the current flowing this side, IL. IL is the current. This is the resistance plus minus, RL is the resistance, and the output voltage is V0. This is the transformer. We use the transformer, primary and secondary voltages of transformer. So let us draw the transformer circuit. This is the first transformer. This is the second transformer. Actually, one transformer, two parts of the transformer.
This is V2. Okay. So V2 by V1 equals to N2 by N1. The primary and secondary voltages of transformer, voltages of transformer are related as this. Okay. So the below figure shows the circuit of a half-wave rectifier. In a half-wave rectifier circuit, there is a transformer at the input of the circuit. The transformer couples AC input voltage to the rectifier circuit. The function of the transformer is twofold. Firstly, it allows the step of the source up and down. Second, the transformer provides the isolation of AC power source from the rectifier circuit. Why? Because it is reducing the risk of the electrical shock. Where VI is the RMS primary voltage, N1 is the turns in the primary coil, V2 is the RMS secondary voltage, and N2 is the number of turns in the secondary coil. So what is V1? V1 is the RMS primary voltage. V2 RMS secondary voltage. N1 number of turns in primary coil. N2 number of turns in secondary coil. So what is the work of the function of the transformer? Number one, it allows us to step the source voltage up or down. And number two, the transformer transformer provides the isolation of AC power source from the rectifier circuit. It reduces the risk of electrical shock.
So Vi equals to Vm sine omega t. Okay. Clear, everybody? Hello? Are you Yes, there? sir. So up to this, today's class, it is already been late little bit. Sorry for the delay, but up to bit today's class. Thank you all. Next day, we will describe about the rest of the circuit. Thank you for participating. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.